चलो भाई सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस समय बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं, डेंगू मलेरिया ना, तो उससे बच के रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो भाई तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं आप लोगों को कि पिछला क्लास जो मैंने आप लोगों को लिया था उसमें शिक्षा शब्द से आप लोगों को परिचित कराया था और शिक्षा के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय बताया था और शिक्षा का सामाजिक संप्रत्यय स्पष्ट किया था। उसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं जो कि शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय है। ठीक है, उससे संबंधित परिभाषाएं हैं। तो परिभाषा समझने से पहले जो राजनीतिक शास्त्र रहे हैं या राजनीतिक शास्त्रियों की जब बात करते हैं तो राजनीतिक शास्त्रियों का विचार जो केंद्र रहा है वो प्यारे बच्चों एक तो राज्य रहा है और वहाँ पर उसका शासन तंत्र रहा है। ठीक है, इन्हीं दोनों को वो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते थे और उनके शासन तंत्र के संदर्भ में ही या कह सकते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ही वो देखते और समझते रहे हैं। ठीक है, और उनका मानना था कि शिक्षा को राष्ट्र का निर्माण का एक साधन मात्र माना जाता है, क्योंकि उसी साधन से हम क्या कर सकते हैं या शिक्षा के द्वारा ही हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। और ये श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण किसके द्वारा हो सकता है प्यारे बच्चों? ये शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो शिक्षा को परिभाषित किया वो इस रूप में किया है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शिक्षा के माध्यम से क्या हो सकता है? श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण हो सकता है, क्योंकि यही वो साधन है, यही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम एक समाज में सभ्य नागरिकों का या फिर सुसंस्कृत नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जब बात करते हैं शिक्षा के संप्रत्यय के, तो दूसरा जो शिक्षा का संप्रत्यय है वो आर्थिक संप्रत्यय है। ठीक है, तो अगर अर्थशास्त्रियों की हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्रियों का जो विचार केंद्र रहा है वो रहा है समाज। क्या रहा है प्यारे बच्चों? समाज रहा है। और समाज के साथ साथ कह सकते हैं कि आर्थिक स्रोत को भी आर्थिक स्रोत और आर्थिक तंत्र भी अगर इसी में बात कर लिया जाए तो आर्थिक तंत्र को से ये मानते हैं या लगाया जाता है, ये व्यक्ति अथवा समाज की जो समस्त क्रियाएं होती हैं वो सब किससे जुड़ी होती हैं? इनकी अर्थ से या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती हैं। ठीक है, धन से संबंधित हो सकती हैं कह सकते हैं। तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही ये देखते और समझते थे। ठीक है, तो शिक्षा का जो एक उत्पादन क्रिया के रूप में ये लेते थे, स्वीकार करते थे। ठीक है, तो उसी के रूप में ये शिक्षा को परिभाषित भी करने का काम किए हैं। तो इनके अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा है वो कहते हैं शिक्षा वह आर्थिक निवेश है ना। तो शिक्षा में ये क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। ठीक है, निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है। ठीक है, तो जब आप शिक्षा में क्या करते हैं, इनका मानना है कि जब हम शिक्षा में निवेश करते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति क्या होता है? उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है। अब बच्चे के अंदर क्या होगा? जब हम निवेश करेंगे, उसको शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो उत्पादन करेगा ना, और संगठन की मैनेजमेंट को चला सके ऐसा स्किल भी डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। और इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उस अगर ऐसा हो पाता है, यहाँ तक समझ में आया, कौशलों का अगर निर्माण हो जाएगा तो इस प्रकार व्यक्ति में, क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है, तो उस व्यक्ति का जो शिक्षा में लगा हुआ है और समाज, क्योंकि व्यक्ति भी क्या है? एक समाज का हिस्सा है और राष्ट्र, यही क्या होता है? अगर एक व्यक्ति का विकास हो रहा है तो इसका मतलब उस समाज का विकास हो रहा है और समाज के साथ साथ उसके राष्ट्र का भी उत्पादन क्षमता बढ़ जा रही है और उसका आर्थिक विकास किया जाता है।
तो मिला जुला करके अगर जो मैंने बात बताया कि ये समाज की बात करते हैं, आर्थिक स्रोत की बात करते हैं और आर्थिक तंत्र की बात करते हैं, और ये शिक्षा को क्या मानते हैं, एक उत्पादन की क्रिया मानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर हम शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय की बात करें या देखते हैं तो भारतीय योग मनोविज्ञान का जो विचार केंद्र मुख्य रूप से देखा जाता है वो दो रूपों में देखने को यहाँ भी मिलता है। ठीक है, वो दो रूप क्या हैं, तो पहला तो है एक बाह्य स्वरूप, बाह्य स्वरूप, ठीक है, और दूसरा है अंतःकरण, यहीं पे देख लीजिएगा, अंतःकरण के रूप में देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोनों शब्दों की बात की जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा जब दोनों का अध्ययन किया जाता है, समझा जाता है, तो इसका एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। अब इसके वायु स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और जो हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, मतलब 5 आपके ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को वायु स्वरूप के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं अंतःकरण की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चित्त को रखा जाता है, जो मन, बुद्धि और अहंकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस रूप में, दोनों रूपों में कहीं ना कहीं इसका अध्ययन किया जाता है और इसी के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे परिभाषा भी देख लीजिए, शिक्षा का अर्थ मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण है। मतलब यहाँ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का जो प्रशिक्षण है और उसके पश्चात जो हमने कहा मन, बुद्धि और अहंकार का प्रशिक्षण से लगाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा जो परिभाषा इन्होंने दिया हुआ है, यह फ्रोवेल के अनुसार दूसरी परिभाषा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा ही क्या करते हैं, या कह सकते हैं ये कह रहा है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जो भी आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर वो प्रकट करता है। अब जैसे कि कुछ बच्चों में क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसका शौक है, और अभिभावक उसके बारे में नहीं जानता है, उसके अंदर क्या क्षमता है नहीं जान पाता है, तो कहता है पढ़ो पढ़ो, उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। या हर एक बच्चों के अंदर कुछ ऐसे आंतरिक गुण होते हैं ना, तो उन आंतरिक गुणों को समझना है। अगर उस गुणों को आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके अनुसार उसको कहते हैं शिक्षा लेने के लिए, या उसके अनुसार स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कहा जाता है, तो उस क्षेत्र में वो बच्चा अच्छा कर सकता है। जैसे कि अगर सचिन तेंदुलकर से कहा गया होता कि आप बैडमिंटन खेलिए, तो क्या वो बैडमिंटन में बहुत अच्छा कर पाते? नहीं। उनका जो आंतरिक गुण रहा है वो क्रिकेट रहा है, उनका क्रिकेट में ज़्यादा रुचि थी, इसलिए क्रिकेट में आज बहुत अच्छा वो योगदान दे पाए। तो पहले हमें उनकी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा एज ए अभिभावक या एज ए टीचर, और उसी प्रकार से उनका डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है, जबरदस्ती अगर हम सिर्फ पढ़ने के लिए उनको कह दें या जबरदस्ती कोई कार्य करने के लिए कर दें तो वो उसमें अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है, या जितना उसको बेस्ट देना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो सर्वांगीण विकास उसका उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके पहले आंतरिक शक्तियों को पहचान करके बाहर प्रकट करना होगा। वो किसके द्वारा हो सकता है भाई? शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आया। अब इसके पश्चात हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि है आप लोगों का वैज्ञानिक संप्रत्यय। ठीक है, अब देखिए शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय, जहाँ तक हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों का जो विचार केंद्र रहा है वो आपका रहा है वस्तु। ठीक है, और वस्तु की तमाम क्रियाएं उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं माना जाता है। अब किसी भी वस्तु के बारे में जो ये, तो वो वस्तुओं के बारे में वस्तुनिष्ठ होते हैं, उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो मानते हैं कि वो वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, तो इसी प्रकार का ये कह सकते हैं कि दो लोगों से ज़्यादा प्रेरित होते हैं। एक तो बात करते हैं जब हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया जो होता है वो अधिकतर ये मानते हैं कि वो आपका
विज्ञान से रिलेटेड है या मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार को ये कहीं ना कहीं समाज शास्त्रियों से संबंधित रखते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों लोगों को मिलाकर के परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब ये परिभाषा प्रस्तुत करते हैं शिक्षा का, तो ये कहते हैं शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है, ठीक है। जो बालक के अंदर जो अंतः शक्तियाँ होती हैं, तो जब शक्तियों की बात की जा रही है तो किससे की जा रही है, जो क्रिया से रिलेटेड है, जो ना, तो ये किससे मानते हैं, तब ये मान लेते हैं आपके इनसे मनोविज्ञान से, ठीक है। लेकिन जब बाह्य जीवन की बात करते हैं ना, तब वो किससे मान लेते हैं, समाज से, क्योंकि ये जीवन बाह्य जीवन जो है, जब बच्चा आता है समाज में, जब पैदा होता है या रहता है, तो वो जो उसकी शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं, वो समाज में आकर के वो सारी चीज़ें प्रदर्शित करता है। तो इसका जो जीवन होता है वो समाज में ही वो सारी वो क्रियाएं करता है और वहीं पे वो अपने आप को समायोजित या समन्वय स्थापित करता है। तो इस तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर ने जो परिभाषा दिया है वो दो चीज़ों को मिला करके परिभाषित करने का काम किया है, ठीक है। यहाँ मैंने आप लोगों को शिक्षा का संप्रत्यय की बात किया, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं जब शिक्षा का जो व्यापक और संकुचित अर्थ में जब देखते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं शिक्षा का जो स्वरूप की बात करते हैं, व्यापक व संकुचित अर्थ, ठीक है। समझिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जब बच्चा समाज में पैदा होता है तो वो अपनी जाति में या समुदाय में ही पैदा होता है और वहाँ पर उसके परिवार में जितने भी छोटे बड़े सदस्य होते हैं या फिर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं कह सकते हैं, उनसे वो अंतः क्रिया करता है और अंतः क्रिया करने के पश्चात उनके उन भाषाओं से परिचित होता है और भाषाओं से जैसे जैसे परिचित होता है वैसे वैसे वो कह सकते हैं उसके बच्चे के अंदर शब्द भंडार की वृद्धि होती है, वहीं पे वो सारी क्रियाएं संपादित करता है, जैसे उठना, बोलना, खाना पीना, सोना, रहना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसी परिवेश में या उसी समाज में करता है, ठीक। और उसके साथ साथ जब वो बच्चा कुछ बड़ा होता है तब उसको क्या किया जाता है, पहले ज्ञान उसको परिवार के सदस्य ही देते हैं, उसके माता पिता अभिभावक ही देते हैं। उसके पश्चात जब जैसे बड़ा होता है, 4-5 साल की अवस्था में होता है, तो उसको विद्यालय में डाला जाता है। विद्यालय में उसका जो एज ग्रुप होता है वहाँ पर उसका एक समाज का निर्माण होता है, वहाँ पे कुछ न कुछ सीखता है, ठीक है, अपने जो सहपाठी होते हैं। फिर उसके पश्चात वो क्लास टीचर सिखाता है, ठीक है। अब वो स्कूली शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा में जाता है, प्राथमिक शिक्षा के पश्चात कह सकते हैं कि वो मिडिल स्कूल में जाता है, मिडिल स्कूल के पश्चात हाई स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, फिर उसके पश्चात आप कह सकते हैं कि विद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर वो शिक्षा ग्रहण करता है। तो कुछ लोगों का जो मान लेना है यहाँ पर कि शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसी से अपनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको इन दोनों शब्दों से परिचित होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई बालक जन्म लेता है, जैसे मैंने बताया अभी ना कि जिस भी जाति धर्म समुदाय में वो जन्म लेगा और उन्हीं के बीच रह करके उन्हीं की भाषा, उन्हीं की रहन सहन, उनका खान पान, उनकी रीति रिवाज, उनकी संस्कृति और सभ्यता से परिचित होता है और उसी के साथ रह करके उस जैसा वो व्यवहार करना सीखता है, ठीक है। और उस जिस वातावरण में या जिस परिवार में वो रहता है, परिवार के सदस्य भी उसी तरीके का उसको वेशभूषा या उसी तरीके का सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
अब उसके पश्चात जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वहाँ के परिवेश से, वहाँ से संबंधित हर एक चीज़ों को वो अर्जित करता है और अपने में आत्मसात करता है। एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर वो सीखने के पश्चात, या कह सकते हैं परिवार में सीखने के पश्चात, वो बाहर के वातावरण में भी जाता है। और जब बाहर का वातावरण में जाता है तो वो वहाँ पर भी अपनी एक मित्र मंडली बनाता है। वहाँ पर भी विभिन्न जगहों से बच्चे आए हैं, जैसे आस पड़ोस में जा रहा है तो विभिन्न घरों से बच्चे आए हैं और वहाँ की अपनी एक बोली भाषा वो लेकर के आए हैं। उसको भी बच्चा क्या कर रहा है, सुन रहा है, आत्मसात कर रहा है और उसके पश्चात अपनी जो भाषा है उसको उनके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा है। तो वहाँ समाज से भी वो कहीं ना कहीं, या उस जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वहाँ से भी वो सीख रहा है। ठीक, तो सीखने की प्रक्रिया जो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी हो रही है। ठीक, अब उसके पश्चात वो उसका जो दायरा है वो और आगे बढ़ता है। अब उसके बाद वो अपने मम्मी पापा के साथ, अभिभावक के साथ, या फिर घर में किसी भी सदस्य के साथ कह सकते हैं कि वो मार्केट जाता है, रिश्तेदारी नातेदारी जाता है, वहाँ पे लोगों को देख रहा है, सुन रहा है और वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को वो आत्मसात कर रहा है। ठीक है, किसी सत्संग, टीवी, मनोरंजन, बहुत सारे जगहों से भी कहीं ना कहीं वो सीख रहा है। अब उसके पश्चात वो विद्यालय में भी जाता है और विद्यालय में भी टीचर्स उसको सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है। अब हर एक विषय के बारे कहीं ना कहीं करिकुलम के अनुसार बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जा रहा है। तो कह सकते हैं शिक्षा का यहाँ पर जो अर्थ है वो काफ़ी व्यापक है। और ये प्रक्रिया यही नहीं है कि विद्यालय तक ही चलेगा। विद्यालय की जो शिक्षा है वो खत्म होने के पश्चात भी जब वो आता है तो जिस भी जगह वो है, नौकरी करता है, चाकरी करता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था के पश्चात कह सकते हैं युवावस्था ना, या हर एक अवस्थाओं से गुजर करके वो एक ऐसी अवस्था में जाता है जहाँ पर कह सकते हैं कि वृद्धावस्था तक पहुँचता है। ये उसकी शिक्षा तब तक चलती रहती है। ठीक है, विद्यालय से निकलने के पश्चात भी उसकी शिक्षा चल रही है। बड़ों से, छोटों से, हर एक लोगों से मिलजुल रहा है और हर एक लोगों से वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो शब्द है उस बहुत ही व्यापक है। और ये जो है इसको हम कह सकते हैं शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये व्यापक अर्थों में कि शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। जब तक मनुष्य रहेगा तब तक उसका सीखना बंद नहीं होगा। ठीक है, तो इस अर्थों में अगर देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो अर्थ निकल के आता है वो काफ़ी व्यापक निकल के आता है। ठीक है, अब यहीं पे एक आध परिभाषा अगर ले लें तो जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है जिसमें आप प्रत्येक अनुभव ग्रहण करते हैं या प्रत्येक सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपके सामने दिखती हैं उसको परोक्ष रूप से आप सीखते हैं, वही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, जिसका जीवन पर्यंत तक कहीं ना कहीं विकास होता रहता है सीखने वाले का। ठीक है, अब आप लोगों को दूसरा जो अर्थ है हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक है, अब सामान्यतः जो लोग हैं वो संकुचित अर्थ में अगर शिक्षा की बात करते हैं तो विद्यालयों, महाविद्यालयों या फिर विश्वविद्यालयों में जो चलने वाली प्रक्रिया है उसी शिक्षा से हम कहीं ना कहीं लगा लेते हैं या उसी को हम क्या कहते हैं, संकुचित शिक्षा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब शिक्षा जो है एक बालक का जब वो विद्यालय में प्रवेश लेता है तब यहाँ पर एक कक्षा अध्यापक द्वारा जो कि निश्चित समयावधि पर, ठीक है, निश्चित छात्रों को, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं,
संकुचित शिक्षा के रूप में जानते हैं, जो कि सभी कुछ क्या है, फिक्स है। वहाँ पर टीचर भी फिक्स है, मतलब जितने पेपर हैं या जो विषय पढ़ रहे हैं उस विषय का टीचर आएगा और आपको शिक्षा देगा। बच्चे भी क्या हैं, फिक्स हैं। उस विद्यालय में जितने बच्चे अगर कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 8 में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो फिक्स हैं, ठीक है, उतने बच्चों को ही वो पढ़ाने का काम करेगा। और कक्षा 8 का क्या है, विषय वस्तु भी फिक्स है। जो समय है, विद्यालय की जो टाइमिंग है वो भी फिक्स है। विद्यालय भी आपका क्या है, निश्चित है। फिक्स का मतलब यहाँ पे निश्चित है। और जो निश्चित कह सकते हैं, निश्चित सब चीज क्या हो, निश्चित हो। निश्चित वातावरण में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संकुचित शिक्षा के रूप में हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस रूप में कह सकते हैं कि शिक्षा व्यापक भी होता है और शिक्षा का संकुचित अर्थ भी निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि संकुचित का अर्थ होता है निश्चित से। किससे लगाया जाता है, निश्चित, मतलब जो फिक्स हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको शिक्षा जो है, जो घर में मिल रहा है, समाज में मिल रहा है, रिश्तेदारी नातेदारी में मिल रहा है, तो वो शिक्षा क्या हो जाएगी, वो व्यापक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर हम निश्चित की बात करेंगे ना, तो एक विद्यालय होगा, वहाँ पे टीचर होगा ना, वहाँ पे उतने ही छात्र होंगे और वहाँ पर वो स्थान भी फिक्स होगा, जहाँ पर एक निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पे ही आपको शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। उसी को हम क्या कहेंगे, संकुचित शिक्षा का संकुचित अर्थ के रूप में जानेंगे प्यारे बच्चों। अब उसके पश्चात यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो पहली चीज कि शिक्षा की जो प्रकृति होती है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी क्रियाएं की जाती है वो समाज में रह करके ही क्रियाएं की जाती हैं। क्योंकि शिक्षा जो पहले चलता है वो एक परिवार में भी, क्योंकि हमारी जो प्राथमिक गुरु मानी जाती हैं वो हमारी माता मानी जाती हैं ना, तो ये हमारे समाज का ही प्राथमिक इकाई है परिवार, और वहीं में हमारी शिक्षा दीक्षा पहले वहीं से प्रारंभ होती है। अब उसके पश्चात विद्यालय में दिया जाता है शिक्षा। तो एक क्या, विद्यालय भी क्या है, एक समाज का हिस्सा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब जिसमें कि सिखाने वाला और सीखने वाला और एक जो निश्चित पाठ्यक्रम है, उन्हीं के इर्द गिर्द ये सिखाने की प्रक्रिया या शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो घूमती रहती है, ठीक है। तो इसको हम शिक्षा को कह सकते हैं कि ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है, जिसका मूल जो होता है वो बालक होता है। बालक को ध्यान में रख करके ही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है या शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए इस तरीके से भी हम लोग कहते हैं, इसका नेचर होता है, जो शिक्षा क्या होता है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है। जो टॉप पे क्या होता है, छात्र होता है, और यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक होता है, और यहाँ पे पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। और इन्हीं के बीच में ये क्रिया की जाती है, अंतःक्रिया की जाती है। बात समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर छात्र है ही नहीं तो टीचर किसको सिखाएगा, छात्र है, शिक्षक है, लेकिन पाठ्यक्रम नहीं है, तो आखिर पढ़ाएगा क्या टीचर। तो उसके लिए विषय वस्तु होना जरूरी है ना, कैरिकुलम होना जरूरी है। बिना कैरिकुलम का वो हवा में तो बात करेगा नहीं, या कुछ भी अनाप शनाप पढ़ाएगा नहीं। तो उसके लिए आपका कैरिकुलम का होना जरूरी है, पहली विषय। फिर उसके बाद क्या है, व्यापक अर्थ में जब हम शिक्षा की प्रक्रिया को देखते हैं तो हमें ये देखने में आता है कि समाज में ये निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। जब तक हम इस धरती पे या इस पृथ्वी पर हैं तब तक ये हमारा शिक्षा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जब शिक्षा के बारे में अगर कहा जाए या फिर अधिगम के बारे में, अधिगम से रिलेटेड अगर बात कर दिया जाए ना,
तो जब बच्चा गर्भ में ही होता है ना, तभी से ये उसका सीखने का क्रम स्टार्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, आप महाभारत का एक किरदार याद आता है मुझे, वीर अभिमन्यु। ना, अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर दिया था। अर्जुन ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो व्यूह रचना अभिमन्यु के माता को बता रहा था, तब वो बालक गर्भ में ही सुन रहा था और वो चक्रव्यूह तोड़ने की कला उसको वहीं से पता था। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जन्म से लेकर के, जन्म नहीं बल्कि गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली ये प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, अब शिक्षा क्या है? अगर तीसरी बात किया जाए तो शिक्षा क्या है? स्वोद्देश्य प्रक्रिया होती है। ना, स्वोद्देश्य बोलते हैं इसको। फिर से लिख दे रहे हैं। बिना उद्देश्य का शिक्षा नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो शिक्षा देने के पीछे भी क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। ठीक, तो अगर बात किया जाए विद्यालय की, तो विद्यालय में भी जब कक्षा टीचर आता है पढ़ाने के लिए, तो उसका भी एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को लेकर के कक्षा में प्रवेश करता है कि जो भी हम टॉपिक या प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के मानसिक स्तर का हो, बौद्धिक स्तर का हो, और जो हम सिखाने के लिए आए हैं उसको क्या कर सके? सिखा सके। ठीक है, और उसी का वो अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुतिकरण करता है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं उसमें उसका ज्ञानार्जन करा ले। बिना उद्देश्य का वो शिक्षा दे ही नहीं सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें एक टीचर को बच्चे को क्या बनाना रहता है? प्रतिभाशाली बालक बनाना रहता है, उसमें सृजनात्मकता का निर्माण करना रहता है, उसमें रचनात्मकता का निर्माण करना रहता है। ये कहीं ना कहीं टीचर का उद्देश्य होता है। तो शिक्षा क्या है? एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात समझ में आता है। व्यापक अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो विधियां होती हैं वो भी बड़ी व्यापक होती हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि तमाम विधियों के द्वारा या तमाम लोगों के संपर्क में आने के द्वारा ही कहीं ना कहीं अपने अपने मेथड्स के द्वारा बच्चे सीखते हैं। अगर संकुचित अर्थ में देखते हैं इसका अर्थ, तो वो निश्चित ही प्राप्त होते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि टीचर आएगा आपको पढ़ाने के लिए तो वहाँ जो उद्देश्य रहेगा वो निश्चित रहेगा, तो उसी निश्चितता के आधार पर ही उसको पढ़ाया और सिखाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए प्यारे बच्चों शिक्षा का जो स्वरूप होता है, धर्म दर्शन और कह सकते हैं शिक्षा की जो संरचनाएं होती हैं और जो अर्थतंत्र होता है, इसमें भी क्या होता है? समय समय पर परिवर्तन या वैज्ञानिक प्रगति देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलता है कि समाज का जो धर्म दर्शन है, जो अर्थतंत्र है, या फिर कह सकते हैं जो शासन तंत्र है ना, उसके आधार पर जो शिक्षा है वो निरंतर विकसित होती रहती है, गतिशील होती रहती है और समय सापेक्ष में इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। आज जो शिक्षा प्रणाली है, आने वाले 20 वर्षों में अगर कल्पना करें कि क्या यही शिक्षा प्रणाली होगी तो वो संभव नहीं है। इसीलिए आपको मैं जब परिभाषा शिक्षा का दे रहा था, तो जब दर्शन शास्त्रियों की हमने बात किया था तो वहाँ पर जो शिक्षा का बताया गया था वो ये बताया गया था, शिक्षा क्या है? मुक्ति का साधन मात्र है ना, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर उसके पश्चात अन्य लोगों ने और तरीके से उसको प्रस्तुत किया। तो ये क्या है? आज क्या है? शिक्षा कहते हैं व्यावसायिक प्रक्रिया है ना। इससे कहीं ना कहीं हम पूंजी का निर्माण करते हैं। अगर अर्थशास्त्री की बात करें तो मानव पूंजी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से शिक्षा समय सापेक्ष क्या होता है? परिवर्तित भी होता रहता है। ठीक है,
तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा की प्रक्रिया है, स्वरूप में इसके क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जो वर्तमान समय में भी आपको देखने को मिलता होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है, जो नेचर है, वो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों अब आप लोगों को आगे जो मैं क्लास लूँगा उसमें बताऊँगा कि शिक्षा का स्वरूप क्या है, ठीक है। उसको थोड़ा सा व्यापक पैमाने पे रखा जाएगा, क्योंकि आप लोगों के वनडे एग्ज़ाम में या फिर ऐसे सिलेबस का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे बीएड में हो गया या फिर बीटीसी में हो गया, एमएड में हो गया, तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछता है वो शिक्षा के जो स्वरूप होते हैं वहाँ से काफ़ी पूछा जाता है, जहाँ पर हम औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की बात करेंगे। और उसके अलावा भी जिस शिक्षा के जो विविध प्रकार होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, जिसमें सकारात्मक शिक्षा, नकारात्मक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा की बात किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना रखते हैं, लेकिन आगे क्लास आप लोग कंटिन्यू जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो क्लास होगा वो और भी ज़्यादा रोचक होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।